मनमोहन सिंह सरकार में बड़ी भूमिका निभाने वाले कमलनाथ पर शीर्ष केंद्रीय नेतृत्व सबसे ज्यादा भरोसा करता है। प्रदेश में जब कांग्रेस की सरकार बनी तो उसके मुखिया के तौर पर कमलनाथ को ही चुना गया। खुद सोनिया और राहुल गांधी बिना इनके सलाह मशवरे की किसी भी तरीके का कोई फैसला नहीं लेते। कमलनाथ वो नाम जिसके लेते ही जहन में जो तस्वीर उभरती है, एक बेहद सरल, मिलनसार, जिम्मेदारियों से भरे, गांव, गरीब और जनता की चिंता करने वाले नेता, लोगों को साथ लेकर चलने में विश्वास रखने वाले, मुश्किल हालातों में भी अंगद की तरह पैर जमाए खड़े रहने वाले नेता के रूप में नजर आते हैं। इनकी काबिलियत का लोहा कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व भी मानता है। यूपीए 1 से लेकर यूपीए 2 तक में महत्वपूर्ण मंत्रालयों की जिम्मेदारी निभाते रहे। इनके सरल स्वभाव के चलते ये न सिर्फ अपनी पार्टी के बेहद लोकप्रिय हैं, बल्कि विरोधी दल वाले भी इनके स्वभाव की तारीफ करते नहीं थकते हैं। चलिए तो एक बार फिर से सीधे रुक करते हैं सीनियर एडिटर प्रवीण दुबे जी के पास, जहां साथ में मौजूद हैं न्यूज 18 के ई एजेंडा मंच पर मौजूद हैं पूर्व सीएम कमलनाथ और वर्तमान पीसीसी चीफ। तो प्रवीण जी, ओवर टू यू। तो एजेंडा एमपी में जी बहुत शुक्रिया। तो एजेंडा एमपी में हमारे साथ बेहद खास मेहमान हैं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष, कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता कमलनाथ जी। कमलनाथ जी, बहुत स्वागत है आपका। चुनाव को लेके अभी 27 सीटों में चुनाव अब शायद हो सकता है या 28 हो जाए। पिछली बार जहां जिन सीटों में चुनाव हो रहा, पिछली बार लगभग आपका कब्जा था 1-2 सीट छोड़ के। अब आपको लगता है दोबारा से जनता फिर से आपको उतना ही आशीर्वाद देगी? राजनीति में बहुत परिवर्तन हुआ है पिछले 10 साल में, 5 साल में। मैं भी 40 साल से चुनाव लड़ रहा हूँ और मैं देखता हूँ कि 40 साल तो छोड़िए, पिछले 2-3 साल में कितना परिवर्तन हुआ है। आज का मतदाता, आज मध्य प्रदेश की जनता बहुत समझदार है, राजनीतिक नहीं है, राजनीतिक चर्चाओं में नहीं करेगी, राजनीतिक बहस नहीं करेगी, पर समझती सब है। और वो जानते हैं किस परिस्थितियों में ये चुनाव हो रहा है, कैसे प्रजातंत्र का संविधान के साथ खिलवाड़ हुआ, कैसे प्रजातंत्र और अपने संविधान को कुचला। आज बोली की सरकार बना लो। क्या बाबा साहब अम्बेडकर ने कभी सोचा था जब वो संविधान बना रहे थे कि अपने देश में ऐसी अनैतिक राजनीति होगी? प्रावधान रखा उन्होंने संविधान में कि उपचुनाव होंगे अगर कोई विधायक या सांसद ना रहे, पर कि एक सौदा भी हो जाएंगे। आज मध्य प्रदेश की पहचान इस राजनीतिक सौदे से बन रही है कि मध्य प्रदेश की राजनीति ऐसी है। क्या आम जनता नहीं समझती इसे? बाबा साहब अम्बेडकर क्या सोचते होंगे अगर आज होते कि कोई प्रावधान संविधान में नहीं है कि आप सौदा कर लो, बोली बोल लो और उपचुनाव करवा लो। इस प्रकार के उपचुनाव का कोई प्रावधान नहीं है अपने संविधान में। आज जनता नहीं समझ रही कि क्या सौदा हुआ, जनता नहीं समझ रही कि क्या प्रलोभन दिए गए। और इस बात का मुझे विश्वास है कि जनता सच्चाई का साथ देगी। एजेंडा क्या होगा आपका? क्या एजेंडा लेके जाएंगे आप लोगों के सामने? 15 महीने की सरकार आप कहते हैं, 15 महीने में से 2.5 महीने गए आचार संहिता और लोकसभा चुनाव में, 1 महीना गया सौदेबाजी में। मेरे पास तो 11.5 महीने थे। 11.5 महीनों में हमने अपने नीति और नियत का परिचय दिया और जनता इसकी गवाह है। मुझे शिवराज सिंह जी से कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, मुझे भारतीय जनता पार्टी से कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। अगर हमने 26 लाख किसानों का कर्जा माफ किया है, 26 लाख किसान मेरे गवाह हैं। दूसरे चरण में हम करने वाले थे जो 31 मार्च को ख़त्म होने वाला था। हमारा तीसरा चरण शुरू हो रहा था 1 जून से। हमने ये शुरुआत करी कि कृषि क्षेत्र में एक क्रांति लाए। मुआवजे की बात हुई, हमने समय पर मुआवजा दिया। ये मालवा की जनता इसकी गवाह। जब अतिवृष्टि हुई हमने मक्का का बोनस दिया कि कृषि क्षेत्र में एक शक्ति बने, कि कृषि क्षेत्र हमारे मध्य प्रदेश के अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा हिस्सा का आधार है। कृषि क्षेत्र अगर मजबूत होता है, कृषि क्षेत्र में अगर किसानों के हाथ में खरीदने की ताकत होती है, क्रय शक्ति होती है, तो किराने की दुकान गांव में चलती है।
हमारे बाज़ारों में रोशनी होती है। पर अगर किसान पिटा रहा, अर्थव्यवस्था तो चौपट हुई, पर हमारी आर्थिक गतिविधि भी चौपट हो जाएगी, जिसको हम कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो आज जनता इसकी गवाह है। अगर हमने बिजली की बात करी, बिजली पंप का रेट हमने आधा किया, बिजली का बिल 100 रुपये किया, हमने पेंशन का किया, गौशाला हमने बनाई। जो 15 साल एक गौ माता का नाम भारतीय जनता पार्टी लेती थी, एक गौशाला नहीं बनाया था। आज जो गौशाला में काम हुआ, मुझे शिवराज सिंह जी से, भारतीय जनता पार्टी से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, मुझे सर्टिफिकेट चाहिए जनता से। अभी जो जिनके कारण आपकी सरकार गई, जो सबसे बड़े फैक्टर हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, वो ग्वालियर चंबल की रैलियों में अक्सर ये कह रहे हैं कि आपसे वो निवेदन करते थे बहुत सारे काम के लिए, आपने एक भी काम उनका नहीं किया, इस वजह से वो चले गए। लेकिन अभी कई खबरें ऐसी आ रही हैं कि आपकी सरकार ने बड़ी मदद की उनकी। देखिए, सिंधिया मेरे मित्र रहे, मेरे दोस्त रहे, मेरे नज़दीक रहे। हाँ, वो सीखने में भी होशियार हैं। पर मुझे एक नई चीज़ मालूम पड़ी कि उन्होंने जिस प्रकार शिवराज सिंह से झूठ बोलना भी सीख लिया है। हाँ, ये एक नई चीज़ मैंने अब डिस्कवर करी है, मैंने अब खोज देखा है उनमें। ये मुझसे केबल ट्रांसफ़र के बारे में, और मेरे पास तो उनके ईमेल्स हैं। मैं इस राजनीति में नहीं पढ़ता कि मैं खुलासा करूं। सब उनके केबल ट्रांसफ़र और पोस्टिंग की बात करते थे, और किसी की बात नहीं करी। हमें नहीं भूलना चाहिए कि इन्होंने कभी नहीं कह सके कि ये विकास की बात करें। अगर मैंने अस्पताल का उद्घाटन किया विदिशा में, मैंने कहा इसका नाम माधवराव सिंधिया अस्पताल होगा। उन्होंने मांग नहीं करी थी मेरे से, मैंने खुद अपनी भावनाओं से किया। ये खुद ही भाषण देते थे, इनके भाषण आप ही चलाते थे। जो उन्होंने भाषण दिए हैं 9 मार्च तक, हाँ, टिकट कर्ज माफ़ी का तो उन्होंने वो खुद ही बांटते थे। तो अगर ये खुद बांटते थे, ये जानते थे कि पेंशन हम कैसे हमने बढ़ाई, हम कैसे विवाह का, सामूहिक विवाह का अलाउंस हमने बढ़ाया, तो ये सब बातें वो खुद जानते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ उन्होंने बड़ी जल्दी शिवराज सिंह जी से सबक सीखना, शिवराज जी से सीखना शुरू कर दिया, झूठ बोलना। शिवराज सिंह तो 15 साल झूठ बोलते रहे, और अब इन्होंने शिवराज सिंह से झूठ बोलना अच्छी तरह सीख लिया। आपने कहा कि आप उनके ईमेल सार्वजनिक नहीं करना चाहते, आप इस स्तर की राजनीति नहीं करना चाहते, जाहिर है आप बड़े नेता हैं, लेकिन वो तो हर रैलियों में, जितनी भी रैलियां हो रही हैं, शिवराज जी, सिंधिया जी, या इनकी जिनकी भी जहाँ जहाँ भी रैलियां हो रही, ये तो बहुत गंभीर आरोप आप पे लगा रहे हैं पब्लिकली। ये कह रहे हैं कि बिल्कुल मुख्यमंत्री सचिवालय तो दलालों का अड्डा बन गया था, और इस तरह से कई मंत्रियों को कोट करते हैं, इमरती देवी ने मुझे बताया और इनने बताया और उनने बताया। देखिए, ये जनता गवाह है। 15 साल भारतीय जनता पार्टी ने लूट की व्यवस्था बनाई थी। मैंने इस लूट की व्यवस्था समाप्त करने के लिए शुरुआत करी थी। 15 साल बाद हमारी सरकार आई, एक सोच में परिवर्तन आए, एक नज़रिए में परिवर्तन आए। ये मेरा प्रयास था। मध्य प्रदेश 5 प्रदेशों से घिरा हुआ है, पर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। शिवराज जी 13 साल करते रहे इन्वेस्टमेंट मीट, और हर दफ़े घोषणा करते थे 1 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आ रहा है, 50,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आ रहा है। जितने उद्योग लगते नहीं थे उससे ज़्यादा बंद हो जाते थे। और ये झूठ घोषणाओं की राजनीति, बरगलाने और गुमराह करने की राजनीति, शिवराज जी माहिर बन गए थे इसमें। और उन्होंने एक ऐसा माहौल पैदा कर लिया था। मध्य प्रदेश किसानों की आत्महत्या में नंबर 1, बेरोजगारी में नंबर 1, महिलाओं पर अत्याचार नंबर 1। इन्होंने ये सब कर लिया था। ये ऐसा प्रदेश मुझे सौंपा, और मेरे पास, जैसे मैंने कहा, 11.5 महीने थे। 15 साल में से 11.5 महीने काम के थे। पर ये जो आरोप लगाते हैं, ये आरोप की राजनीति बहुत आसान है। ये आज 15 साल का जवाब देने की बजाय सवाल पूछ रहे हैं मेरे 11.5-15 महीनों का। ये सवाल मुझसे पूछ रहे हैं, जवाब खुद नहीं देंगे। ये अंतर है। अच्छा, कांग्रेस कहती है, आपने अभी इस तरह से कहा नहीं, लेकिन आपकी पार्टी के बहुत सारे नेता ये कहते हैं कि इस बार जो मुद्दा होगा वो बिकाऊ बनाम टिकाऊ का होगा।
इलेक्शन में, क्योंकि 27 सीटें अगर हम देखें भौगोलिक तरीके से सबके अलग अलग मुद्दे अलग अलग जगह हैं। जो अनूपपुर का होगा वो सुर्खी का नहीं होगा, जो सुर्खी का होगा वो ग्वालियर चंबल का नहीं होगा। तो जब मुद्दे अलग अलग होंगे तो ये मुद्दा आपको लगता है कि काम करेगा? बिल्कुल काम करेगा। आज हमें अपने प्रजातंत्र और संविधान को सुरक्षित रखना है। ये संविधान और प्रजातंत्र हमारे नौजवानों के लिए है। बुजुर्गों ने तो अपना जीवन काट लिया, पर ये संविधान हमारे नौजवानों की रक्षा के लिए है। ये प्रजातंत्र उनकी रक्षा के लिए है। तो मुझे विश्वास है कि नौजवान सच्चाई पहचानेंगे। क्या उनकी आंखें बंद हैं? क्या उनके कान बंद हैं? तो ये आज पहचानते हुए सब जगह जानते हैं कि कैसा सौदा हुआ। और मुझे विश्वास है कि मेरे कार्यकाल में करे हुए कार्य जो मैंने परिचय दिया, मेरा कौन सा कसूर था, मैंने कौन सा गुनाह किया था, मैंने कौन सी गलती करी थी, मैंने कौन सा पाप किया था कि किसानों का कर्जा माफ किया। क्या ये पाप था? मैंने गौशाला के निर्माण की योजना बनाई जो कभी नहीं बनी थी, देश में कभी नहीं बनी। मैंने इसकी शुरुआत करी। मैंने एक मध्य प्रदेश की नई पहचान बने। मध्य प्रदेश की पहचान माफिया से थी, मिलावट से थी। माफिया के खिलाफ मैंने मुहिम चालू किया। कोई दबाव में नहीं आया, दबाव था मुझ पर, बहुत बड़े दबाव थे कि माफिया बंद करिए। ये माफिया जो भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में 15 साल पनपा है, मिलावट, मैंने शुद्ध का युद्ध शुरू किया। दूध के भाव बढ़े। जो दूध के किसान हैं गंवाए कि उस समय दूध का क्या भाव मिल रहा था और आज क्या भाव मिल रहा है। आप दुकान में जाइए, मिठाई की दुकान में मिलावटी ये हमारी सब दाल होए, मिठाई होए, हर चीज में मिलावट। तो ये शुद्ध का युद्ध मैंने शुरू किया कि मध्य प्रदेश की पहचान माफिया से नहीं होनी चाहिए, मिलावट से नहीं होनी चाहिए, भ्रष्टाचार से नहीं होनी चाहिए। और इस पहचान से ही लोगों को विश्वास होता है कि मध्य प्रदेश में निवेश आए। और मध्य प्रदेश एक बड़ा लॉजिस्टिक सेंटर है। 5 प्रदेशों से जब घिरा हुआ है, सब चाहेंगे कि यहाँ मैन्युफैक्चरिंग करी जाए, यहाँ आर्थिक गतिविधि बने, कुछ ना कुछ तो अपना वेयरहाउस बनाए यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। पर ये किसी की सोच नहीं थी पहले। पर जब तक ये पहचान ना बदले, मध्य प्रदेश की तुलना हम छोटे प्रदेशों से ना करें, मध्य प्रदेश की तुलना हमें विकसित प्रदेशों से करनी चाहिए। ये मेरा प्रयास था। ये कौन सा पाप मैंने किया, कौन सी गलती मैंने करी? ये सब अगर किसानों को मुआवजा दिया, क्या ये मैंने कोई पाप किया, कोई गुनाह किया? रोजगार के नए मौके बने, क्या ये पाप था? इन्वेस्टमेंट आए, क्या ये गुनाह था? तो इस प्रकार लोगों को राहत मिले, बिजली की राहत मिले, किसानों को बिजली की राहत मिले। तो क्या लगता है आपको इसी वजह से ये माफिया के खिलाफ आपकी मुहिम, बाकी भी जो आप बता रहे हैं, इस वजह से बेचैन होकर उनको लगा होगा कि गिराओ सरकार? बिल्कुल। ये देखिए, एक दफ़े आप बोलने लग जाओ। मैंने प्रयास किया स्वच्छ और नैतिक राजनीति का अपने जीवन में। मैं ये सौदे की राजनीति नहीं करना चाहता था। मैं ये सौदे की राजनीति नहीं कर रहा था। मुझे तो कई महीने पहले से पता था कि कैसा सौदा हो रहा है, मैं भी ये सौदा कर सकता था। पर मैं इस सौदे की राजनीति में नहीं आना चाहता था, क्योंकि इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश में मैं नहीं करना चाहता था। इसकी जो बदनामी हुई है पूरे प्रदेश की, देश में नहीं विश्व में, ये आज मध्य प्रदेश की जनता का मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। सिंधिया जी ये क्लेम करते हैं कि जो पिछली बार ग्वालियर चंबल सबसे बड़ा सेंटर है, अभी 16 सीटें वहाँ से आनी है, वो क्लेम करते हैं कि वो कांग्रेस को वोट नहीं गया था, वो उनके नाम पर गया था, इसीलिए उनको उम्मीद है कि वो इस बार भी बेहतर कर पाएंगे। आपके पास इनपुट क्या है? आप तो लगातार सर्वे भी करा रहे हैं। देखिए, ये बात अगले 4-5-6 हफ्ते में साफ हो जाएगी। क्या ग्वालियर चंबल के लोग नहीं समझते? 50 साल पहले, 40 साल पहले मध्य प्रदेश का नाम लो तो केवल लोग ग्वालियर का नाम लेते थे, जबलपुर का नाम नहीं लेते थे, भोपाल का नाम नहीं लेते थे, इंदौर का नाम नहीं लेते थे। ग्वालियर चंबल के लोग जानते थे। मध्य प्रदेश ग्वालियर के नाम से जाना जाता है। मैंने ग्वालियर चंबल के विकास और राजनीति
सिंधिया पर छोड़ दी थी, सिंधिया परिवार पर छोड़ दी थी। मैंने इसमें दिलचस्पी नहीं ली, मैं स्वीकार करता हूँ। केंद्र में मंत्री थे तब आप? मैंने अगर मुझसे कोई कहते थे कि ऐसा करना, मैं जरूर करता था, पर इसमें एक प्रोएक्टिव रोल लेना मैं नहीं करता था। ग्वालियर चंबल की राजनीति और ग्वालियर चंबल के विकास में आज जबलपुर ग्वालियर से आगे, भोपाल ग्वालियर से आगे, इंदौर ग्वालियर से आगे, ग्वालियर क्यों यहां रह गया? यह ग्वालियर की जनता को पूछना चाहिए कि आज मध्य प्रदेश की पहचान ग्वालियर से क्यों नहीं है, इंदौर से क्यों है, भोपाल से क्यों है? यह आज तस्वीर ग्वालियर चंबल के लोगों के सामने है और यही तस्वीर मैं ग्वालियर चंबल के लोगों के सामने रखना चाहता हूं कि यही 40-50 साल पहले जो ग्वालियर का इतना नाम हुआ करता था, आज ग्वालियर इतना पिछड़ क्यों गया? ये सिंधिया परिवार ने क्या किया ग्वालियर के लिए, क्या किया ग्वालियर चंबल के लिए, क्या किया? कौन सी पहचान बनाई ग्वालियर चंबल के लिए? और मैं तो स्वीकार करता हूं, मैंने ग्वालियर चंबल की राजनीति में कोई हस्तक्षेप नहीं किया, उसके विकास में कोई हस्तक्षेप नहीं किया। अब समय आ गया, आगे आने वाला समय ग्वालियर चंबल का समय रहेगा। ये एक बात और भी है, मैं ज़्यादा सवाल वहाँ से इसलिए भी कर रहा हूँ कि मैक्सिमम रोल जो है इलेक्शन में उसी इलाके का है, तो सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप वहाँ पर कांग्रेस की पनप नहीं पाई। सिंधिया जी लगातार वहाँ ओन करते रहे, आपने भी कहा कि आपने उन्हें छोड़ रखा था, तो आप कोई संकट तो नहीं होगा कि अब वहाँ पर? बिल्कुल नहीं। हमने अपना संगठन पिछले 4-5 महीनों में मजबूत किया और ये संगठन से आज लोग आज़ाद महसूस कर रहे हैं। मेरे पास तो ग्वालियर चंबल के लोग आते हैं, कहते हैं हम तो स्वतंत्र संग्राम सेनानी हैं, कहते हैं ये बात, और इतने सालों बाद हमें आज़ादी मिली है, ये ग्वालियर चंबल के लोग मुझे कहते हैं, मैं नहीं कहता, क्योंकि पता नहीं ये ऐसा वातावरण क्या था। आपको लगता है कि सहानुभूति लोगों की आपके साथ होगी? जिस तरह से गवर्नमेंट गई, आप अपनी बात उस तरह से कन्वे कर पाएंगे इलेक्शन के दौरान के एक तरह से चीट हुए आप अपने ही लोगों के जरिए? मुझे क्या कन्वे करने की आवश्यकता है? मैंने कहा आज का मतदाता, आज मध्य प्रदेश की जनता बहुत समझदार है। अगर वो मध्य प्रदेश की जनता चाहती है कि इस प्रकार की राजनीति होए, बोली की सरकार बने, सौदे की सरकार बने, मुझे भी स्वीकार है, पर कौन चाहेगा? तो मुझे इस पर विश्वास है और यही बात हम पहुंचा रहे हैं, ध्यान आकर्षित कर रहे हैं लोगों का। तो फोकस क्या है आपका? यूथ, किसान, मतलब जो वो भी बहुत सारे अपना टीजी तय करके चल रहे हैं कि क्या मध्य प्रदेश में तो सबसे बड़ी चुनौतियां हैं कृषि क्षेत्र और नौजवान। आज का नौजवान जो 20 साल पहले गांव से पढ़ने लिखने नहीं जाता था, गांव में रहता था, आज वो इंजीनियरिंग कराया, सिविल इंजीनियर बन गया, रोजगार का कोई मौका नहीं, ना वो गांव का रहा ना वो शहर का रहा। ये बहुत बड़ी चुनौती है हमारे नौजवानों के भविष्य के लिए। आपने टेलीविजन में देखा, आपने दिखाया कैसे मध्य प्रदेश के मजदूर भटकते हुए, पैदल चलते हुए आ रहे थे। मध्य प्रदेश के मजदूर थे, कोई गुजरात का मजदूर तो था नहीं, कोई केरल का मजदूर तो था नहीं, कोई तमिलनाडु का मजदूर तो था नहीं, मध्य प्रदेश के मजदूर थे। सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के 15 सालों में मजदूरों का उत्पादन हुआ। तो कोरोना भी आपको लगता है, कोरोना और उसके बाद का जो माहौल है वो भी एक एजेंडा होगा इलेक्शन? जब मैंने कहा था, शिवराज सिंह जी ने मजाक उड़ाया, कहा कोरोना नहीं ये डरोना है, ये कमलनाथ जोशी बन गए हैं। हाँ, उस समय एक केस नहीं था कोरोना, हाँ एक केस नहीं था। उसके बाद तो रोज अब 2000 केस हो रहे हैं मध्य प्रदेश में। ये कौन सी सफलता है? कोरोना में असफल, हर क्षेत्र में, हमारे इकोनॉमिक क्षेत्र में, अर्थव्यवस्था में असफल, कृषि क्षेत्र में असफल, तो कौन सा ये ढंडोरा पीट रहे हैं? तो ये जवाब नहीं दे पा रहे, क्योंकि कलाकारी से इन्होंने ये समय काटा था। पर ये नहीं समझते कि आज का मतदाता बदल गया है, आज का मतदाता समझने वाला है और आज का मतदाता इन्हें मुंह तोड़ जवाब देगा। लेकिन सर एक बात ये भी है कि जो भी ये सियासी उसको बहुत घटनाक्रम को बहुत अच्छे से समझते हैं, एनालिसिस करते हैं, उनको भी उनके मन पे भी ये सवाल है कि जो मैजिक फिगर है 116, उसके लिए आपको पूरी सीटें जीतनी है। वो 107 पे है, उन्हें 9 सीटें जीतनी है, तो गवर्नमेंट फिर कांग्रेस की आएगी कैसे? दिन गिनती हो जाएगी
हमें आंकड़ों की जरूरत नहीं होगी, इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। मतलब वहां के भी कुछ लोग आपको मैं इसमें नहीं कहना चाहता कितनी जीतेंगे, क्योंकि ये सब चीज़ें मैं नहीं करता। मध्य प्रदेश की जनता अब अपने मन की सरकार बनाएगी। तो ये उम्मीद है आपको कि उपचुनाव के तुरंत बाद कांग्रेस गवर्नमेंट- हमने वोट से सरकार बनाई थी, इन्होंने तो नोट्स से सरकार बनाई है। आज के दिन जो चल रही है सरकार, ये नोट्स से बनी हुई सरकार है। हमारे 15 महीने की सरकार वोट्स से बनी हुई सरकार थी। चुनाव के बाद फिर हम कांग्रेस की सरकार की उम्मीद करें? उम्मीद क्या करें, आपको तो निश्चित करना चाहिए। ये मैंने बहुत राजनीति देखी है देश की। अच्छा, एक सवाल और मैं जरूर कर लेता हूँ। वैसे बड़ी बात कह दी आपने कि चुनाव के बाद फिर कांग्रेस की गवर्नमेंट। एक सवाल और कर लेते हैं। वो अभी तक जो हिंदुत्व है, एक तरह का कॉपीराइट दिखाती थी बीजेपी अपना, कि हिंदुत्व पे उसका कॉपीराइट। राम मंदिर निर्माण हुआ तो आपने ही पूजा यहाँ पे उसी दिन कराई, आपने स्वागत भी किया, आपने हनुमान मंदिर भी वहाँ बना रखा है, गौशाला, मतलब वो सब एजेंडे जो कभी एक वक्त उनके होते थे, आप जब से यहाँ एमपी में सक्रिय हुए, पीसीसी चीफ से लेके और सीएम तक, वो सारे आपने भी अपना लिए। लोग कहते हैं कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व के राह पे चल गई। कोई सॉफ्ट या हार्ड हिंदुत्व नहीं होता, अपनी भावनाओं की बात होती है। और क्या भारतीय जनता पार्टी ने ठेका लिया हुआ है, एजेंसी ली हुई है हिंदू धर्म की? उनके पेट में दर्द होता है अगर हम मंदिर जाते हैं, उनके पेट में दर्द होता है जब हम मंदिर बनाते हैं, जब हम पूजा करते हैं, जैसे कि उन्होंने ठेका लिया हुआ है हिंदू धर्म की। ताला राम मंदिर का राजीव गांधी ने खुलवाया 85 में, वो उनकी सोच थी। उन्होंने शिलान्यास 89 में जाके किया, वो वहाँ गए। तो ये सब बातें सबके सामने हैं। तो ये इनके पेट में दर्द होता है। हमें हमारी धार्मिक भावनाएं, हम धर्म प्रेमी हैं, पर हम धर्म को राजनीतिक मंच पर नहीं लाते। हम धर्म को आधार राजनीति का नहीं बनाते। मोदी जी भी की एंट्री आप देख रहे होंगे, वर्चुअल एंट्री हो गई इस इलेक्शन में। वो हितग्राहियों को आवास देने वाले मसले पे भी, और जो कामगारों के लिए जो अनाउंसमेंट उन्होंने किया, तो कुछ वो इलाके ज़्यादा थे जहां पर उपचुनाव होना है। मोदी जी की वर्चुअल एंट्री को कैसे मोदी जी ने अनाउंसमेंट करा था 20 लाख करोड़, जब कोविड का लॉकडाउन किया था, 20 लाख करोड़। मैं तो पूछना चाहता हूँ, ये 20 लाख करोड़ में से किसको 20 रुपए मिले हुए? मोदी जी ने तो कहा था 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार मिलेगा। आज इसकी बात नहीं करते। आज नई नई चीज़ें, ध्यान मोड़ने की। बड़े माहिर हैं मोदी जी ध्यान मोड़ने की राजनीति में। पाकिस्तान की बात करने लग जाएंगे। ये मुझे ताज्जुब लगता है। जब भी कोई चुनाव आता है तो कभी पाकिस्तान आ जाता है, अब चीन आ गया। ये कोइंसिडेंस है? मैं नहीं कह रहा, मैं कोई इसमें उंगली नहीं उठा रहा, पर जब लोकसभा का चुनाव आया, पाकिस्तान चलता रहा। राष्ट्रवाद, ये बड़े राष्ट्रवादी बनते हैं जिनका एक स्वतंत्र संग्राम सेनानी नहीं है। और अब चीन, बिहार का चुनाव आ रहा है, ये 65 उपचुनाव आ रहे हैं। चीन का कुछ झगड़ा पड़ रहा है, और ये कब शुरू हुआ, क्या आज के हालात है, किसी को पता नहीं। तो ये भी आपको लगता है कि मैं नहीं कह रहा, मैं नहीं कह रहा, पर ये भी बात एक ताज्जुब की है। मुझे तो ताज्जुब होता है इस बात से। इतनी बात मैं कहना चाहता हूँ। एक फिर से एमपी की सियासत पे आ जाते हैं सर। ग्वालियर चंबल में जितनी भी इन लोगों ने सभाएं की, वो कहते हैं कि आपका मूवमेंट कम है। हम लोग आते हैं, देखिए, और वो ये भी क्लेम करते हैं कि सीएम थे तो भी बिल्कुल उपेक्षित छोड़ दिया था इस इलाके को, हम लोगों की तरफ ध्यान नहीं देते थे। हम लोगों से आशा है उनका ग्वालियर चंबल पूरे इलाके से है। सिंधिया जी अक्सर बोलते हैं रैलियों में अपने। देखिए, मैंने दौरे करे, मैंने पास 11.5 महीने थे। मुझे शुरुआत करनी थी, मैं लोगों को गुमराह करने जाता, तो जब तक हम आगे नहीं बढ़ते, लोगों को दिखता नहीं, एहसास नहीं होता। मैंने दौरे शुरू कर रहा था, मुझे पता नहीं था कि हमारी सरकार चली जाएगी। और अब मैं दौरे करूंगा, कोविड था, अब मैं शुरू कर रहा हूं। अब मैं जा रहा हूं ग्वालियर चंबल अगले 3 दिन में। मैं सब जगह दौरा करूंगा। मैं कराया, बहुत सारे दौरे तो कर लिए और कर रहा हूं, और सब जगह दौरे करूंगा मैं। एक आखिरी सवाल कि ये क्लेम करते थे, अक्सर कहते भी हैं, आपने सुना होगा, तंज में तमाम लोग, शिवराज जी और उनकी पार्टी के बड़े नेता बोले मैं उनके पास तो कैंडिडेट ही नहीं है कांग्रेस के पास, और ये वो। और आपने लेकिन 15 लोगों की लिस्ट जारी कर दी, उनसे पहले ही जारी कर दी। इस पर क्या? देखिए, ये लिस्ट आज
इतना उत्साह है कांग्रेस में, हर सीट में 30 दावेदार हैं और ये कहते हैं कैंडिडेट ये अपनी चिंता करें ना, ये अपनी चिंता करें, ये अपनी चिंता तो करेंगे नहीं, हमारी चिंता ना करें। उनके निशाने पे लेकिन केवल कांग्रेस के बजाय आप हैं, मतलब जो भी वो लोग बात करते हैं वो सिर्फ आप पे करते हैं और आपकी गवर्नमेंट पे ही फोकस है उनका। ये अपनी गवर्नमेंट अपने 15 साल के बारे में बता दें, पिछले 7 महीनों के बारे में बता दें, 6-7 महीनों के बारे में बता दें, क्या इन्होंने किया। केवल गुमराह करने का, केवल झूठ बोलने का और घोषणाओं करने का। आज क्या कर रहे हैं मोदी जी, क्या घोषणाएं कर रहे हैं कि चुनाव है, बिहार में जाके घोषणा कर रहे हैं। आपने 2 साल पहले क्यों नहीं करी ये सब बातें? आप जो आज कर रहे हैं 2 साल पहले क्यों नहीं करी? जनता को मूर्ख बनाने। आपको लेकिन ये उम्मीद है कि एक बार फिर, चूंकि हम बस खत्म कर ही रहे हैं, कि उपचुनाव के बाद कांग्रेस की गवर्नमेंट एमपी में फिर दिखती है आपको? बिल्कुल दिखती है। मध्य प्रदेश की जनता की चैन की गवर्नमेंट होगी। कमलनाथ जी, आपने न्यूज़ 18 के एजेंडा एमपी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, जिन्हें उम्मीद है कि मध्य प्रदेश में जो उपचुनाव होने वाले हैं उसके बाद फिर से एमपी में कांग्रेस की सरकार बनेगी। इस सत्र में इतना ही। ओवर टू यू। बिल्कुल प्रवीण जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो न्यूज़ 18 के मंच से पूर्व सीएम पीसी चीफ कमलनाथ ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि प्रजातंत्र के साथ खिलवाड़ हुआ है। आज एमपी में बोली की सरकार बनी है, राजनीति में सौदे से सरकार बनी है, जनता सच के साथ जाएगी, वो पूरा भरोसा जता रहे हैं। निश्चित तौर पर 1 महीने बाद कांग्रेस की सरकार फिर से बनेगी। और फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे एक और विस्फोटक इंटरव्यू। हम आपको मिलवाएंगे बीजेपी के महाराज से, जिन्होंने एमपी की सियासत को एक नया मोड़ दे दिया है। कहीं मत जाइए, बने रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।